हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्लास 11th का अकाउंट्स जो हमारा रह रहा है उसी का टॉपिक कर रहे हैं। तो 11th क्लास के अकाउंटेंसी में आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की थ्योरी करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बीआरएस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी थ्योरी हमें समझनी है। स्टेटमेंट अभी पूरा नहीं आया है यहाँ पे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। क्या रीजंस हैं जिस वजह से डिफरेंस आता है बिटवीन कैश बुक और पासबुक। तो वो रीजन क्या है कि जिस वजह से हमें ये रिकॉन्सिलिएशन बनाना होता है। मीनिंग समझेंगे जब हमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर हम जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो किस टाइप से वो बनती है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें, वो हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो एज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की थ्योरी, क्योंकि थ्योरी भी हमारे बोर्ड के एग्जाम में और 11th के एग्जाम में बहुत आती है। तो सबसे पहले हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं। तो एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी समरी होती है ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी दैट रिकॉन्साइल एन एंटिटी बैंक अकाउंट विद द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। देखिए, बैंक में हम अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक एक अपना अकाउंट मेंटेन करता है जिस और हमें उसके अगेंस्ट में एक पासबुक देता है। वो पासबुक हमें बताती है कि बैंक में क्या इस समय का हमारा बैलेंस है और पूरे साल में कितना अमाउंट हमारा क्रेडिट हुआ और कितना हमारा डेबिट हुआ। तो ये बैंक द्वारा जारी की गई पासबुक होती है जिसको हमें क्या करना होता है, टैली करना होता है। जो हम अपने रिकॉर्ड में बुक बना रहे हैं, हम अपने पास एक कैश बुक बनाते हैं। डबल कॉलम कैश बुक हमने पढ़ा है। तो उस कैश बुक का जो बैंक वाला कॉलम होता है वो हमारी पासबुक के जो बैलेंस है उससे टैली करना चाहिए। तो बैंक का जो कैश बुक के बैंक बैलेंस, बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो हमारा किससे टैली होना चाहिए, पासबुक के बैलेंस से। तो इट शुड बी टैली। तो अगर डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। द स्टेटमेंट आउटलाइन द डिपॉजिट, विड्रॉवल और अदर एक्टिविटीज अफेक्टिंग ए बैंक अकाउंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए, बैंक बैलेंस यहाँ जो है वो मैं बैंक में कह रहा हूं अपने, बैंक कहता है ये बैलेंस है। तो ये दोनों अलग क्यों हैं, क्यों क्या कारण है जिस वजह से ये अलग आ रहे हैं। तो उन कारणों को ढूंढने के लिए मुझे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है, जिसको अभी हम और डीपली समझेंगे। देखिए, ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। पासबुक बैंक द्वारा इशू की जाती है और कैश बुक हम बिजनेस मेंटेन करता है। तो आप देखोगे अगर इसके एंड में हम चलें तो देखिए यहाँ का बैलेंस है 74,000। तो मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम का अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो वो 74 दिखा रहा है। बट अगर मैं जाता हूं अपनी जो बैंक है, जो बैंक ने मुझे पासबुक दी है, तो वो मुझे बैलेंस दिखाती है 1,42,300। दैट्स मीन्स कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। डिफरेंस क्यों है? जब ऑडिटिंग होगी तो ये डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अकाउंट तो क्लियर होने चाहिए। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम हमें ढूंढनी होती है। पासबुक में आप देखोगे तो क्रेडिट साइड ये होती है। क्रेडिट साइड का मतलब है प्लस होना, मतलब कि हमारा अमाउंट इंक्रीज होना। पासबुक में डेबिट साइड का मतलब होता है अमाउंट डिक्रीज होना। दैट्स मीन्स हमारे अकाउंट में से पैसे निकलना। यहाँ अगर हम बात करें तो ये साइड हमारी रिसिप्ट साइड होती है और ये साइड हमारी पेमेंट साइड होती है। रिसिप्ट साइड का मतलब है प्लस होना, मतलब कि जब भी पैसा आएगा तो इस तरफ से आएगा, जब जाएगा पेमेंट होगी तो इस तरफ से होगी। तो अगर हम एक-एक करके समझें कि ये रिसिप्ट साइड किससे मिलनी चाहिए, इससे। तो जब हम ट्रांजैक्शन देखते हैं तो हमें वेरिएशन मिलेगा। जैसे 14,600 यहाँ भी है, कोई इश्यू नहीं है। 22,500 यहाँ है, अगर हम उसको यहाँ ढूँढते हैं तो यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 8,700 यहाँ तो है, बट यहाँ भी है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 6,800 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 45,000 का एक ऐसा अमाउंट है जो हमारी कैश बुक में तो दिख रहा है कि वीकेंड कंपनी से हमें चेक मिला था, वो चेक हमने जमा कराया तो वो हमारे यहाँ आ गया, रिकॉर्ड में आ गया। बट यहाँ अभी तक पैसा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने नहीं डाला।
तो डिफरेंस हो गया जिस वजह से जो है बैंक बैलेंस टैली नहीं हो रहे। अब ऐसे ही अगर हम दोबारा देखें तो 8700 की एक और ट्रांज़ैक्शन यहाँ दिखती है हमें, पर ये ट्रांज़ैक्शन हमें फिर क्रेडिट में नहीं दिख रही। तो ये भी ऐसा ही एक चेक है जो जमा तो हुआ मेरे अकॉर्डिंग, पर बैंक में अभी तक इसका कैश नहीं आया। 24,000 का एक ऐसा अमाउंट है जो बैंक में तो जमा हुआ है पर मुझे उसके बारे में नहीं पता, तो फिर टैली नहीं हो रहा। तो ये वेरिएशन के कारण होते हैं। ऐसे ही जब मैं ये डेबिट साइड और इसकी ये मैं पेमेंट साइड देखता हूँ, कुछ ट्रांज़ैक्शन ऐसी मिलेंगी जो दोनों जगह हैं, जैसे 9,800 5,000 दोनों जगह मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 यहाँ है जनरल इंश्योरेंस का, 15,000 जनरल इंश्योरेंस का यहाँ पर भी है, कोई इश्यू नहीं है अभी। बट इसके बीच में 2 ऐसी ट्रांज़ैक्शन आई जो यहाँ तो हैं, जैसे 52,000 एंड 46,000। तो ये दोनों ही चेक मैंने दे रखे हैं, पर ये चेक अभी तक प्रेज़ेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो इसलिए यहाँ नहीं है, नहीं मिलेगा आपका। एसके कंप्यूटर का 36,000 का यहाँ है, यहाँ भी है, कोई इश्यू नहीं। अब 11,400 एक ऐसा अमाउंट है जो बैंक में तो दिख रहा है, बट कैश बुक में ये मिसिंग है, फिर दिक्कत है। 5,000 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 33,000 फिर एक ऐसा अमाउंट आया जो यहाँ है बट यहाँ नहीं है। 24,000 भी एक ऐसा अमाउंट आया जो यहाँ है बट यहाँ नहीं है। और फिर यहाँ पर एक पासबुक में भी ऐसा बैलेंस है 46 जो पासबुक में तो है पर कैश बुक में नहीं है, तो वेरिएशन तो अपने आप ही आएगा। किस तरीके से हमारी दोनों के बैलेंस टैली हो जाएं, ये अब हमें देखना होता है। इसी के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो वेरिएशन के क्या रीजंस हैं वो हमने यहाँ पर थोड़े बहुत समझे। आगे चलते हैं, उन रीजंस को और थोड़ा अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो वो रीजंस क्या है जिस वजह से जो है कैश बुक जो है पासबुक से टैली नहीं हो पाते दोनों के बैलेंस जो होने चाहिए। तो बेसिकली 2 रीजंस हैं। एक रीजन है टाइमिंग का डिफरेंस, जब रिकॉर्ड हुई तो किसी एक जगह हो गई, दूसरी जगह, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली चेक की अगर हम बात करें तो चेक को क्लियर होने में एटलीस्ट 3 डेज लगते हैं, और वो जब लगेंगे जब आप उस चेक को डिपॉजिट कराओगे। अगर आपको चेक काट के दे दिया जाए और आप उसको घर में रखकर बैठ जाएं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता बैंक से निकलने का। तो ये कुछ बेसिक सॉलिड रीजंस होते हैं जिस वजह से डिफरेंस आता है। तो टाइमिंग के डिफरेंसेस होते हैं, और दूसरा होता है कोई एरर हो गई हो बैंक से भी और हमसे भी, और या कोई चीज छूटी गई हो, ओमिशन हो गई हो। मैंने चेक बैंक में जमा करा दिया, ठीक है, पर कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। अब जब चेक बैंक में जमा हुआ है तो वो तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा ही होगा, पासबुक में क्रेडिट होगा ही होगा, और कैश बुक में वो डेबिट नहीं हुआ, तो रीजन मिलेगा डिफरेंस का, तो ओमिशन आपकी तरफ से हुआ ना। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं, एक-एक करके इनको समझते हैं। ये सबसे पहला आया जिसमें टाइमिंग डिफरेंसेस हैं ऑन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। टाइमिंग का मतलब मैं अभी आपको बता ही रहा था। व्हेन ए बिजनेस कंपेयर द बैलेंस ऑफ इट कैश बुक with the balance shown in the passbook, there is often a difference which is caused by the time gap in recording the transaction relating to either payment and receipt। अभी आपको दिखा ही रहा था। अब इसके अंदर भी हम चलेंगे तो कई वैरायटी मिलेगी। जैसे सबसे पहली मिली कि एक चेक बिजनेस ने इशू कर दिया, तो हम ये मानते हैं कि जिस दिन हमने चेक इशू किया हम अपनी बुक में इस तरीके से एंट्री कर देते हैं, हो गई एंट्री, क्योंकि ये हमारी पेमेंट साइड होती है। तो जैसे ही हमने चेक किसी को काट के दिया इसका मतलब मेरे अकाउंट से वो पैसे निकल गए, ऑल्दो अभी तक निकले नहीं है, चेक ही दिया है। बट जिस दिन चेक जाता है उस दिन मैं ये एंट्री कर देता हूँ और अपने पेमेंट साइड में या कहूँ कैश बुक की क्रेडिट साइड में अपने अकाउंट के बैलेंस को कम कर देता हूँ। पर पासबुक देखिए आप नील पड़ी है, यहाँ पर इसके अगेंस्ट कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। दैट्स मीन्स वो चेक अभी तक या तो लगाया है नहीं उसने पार्टी ने जिसको हमने दिया, मतलब कि रमेश ने, या दूसरा है कि अभी तक उसके बैंक के थ्रू वो हमारे यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। तो कोई सा भी रीजन है बैंक में एंट्री नहीं है, मतलब कि पासबुक खाली है उस पर्टिकुलर एंट्री से रिलेटेड। अब यहाँ तो माइनस हो चुका है तो बैलेंस यहाँ तो कम हो चुका होगा, यहाँ रिड्यूस हो चुका है बैलेंस, यहाँ कोई एंट्री ही नहीं है तो भाई डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो ये होता है जब कोई चेक इशू हो बट वो प्रेजेंट ना हो, तो इस तरीके से डिफरेंस आता है। अब इस डिफरेंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकली समझेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ।
आगे चलते हैं। दूसरा है कि मैंने कोई चेक बैंक में जमा करा दिया। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट कराना, इस बात को आप याद रखिएगा। कोई चेक मैंने डिपॉजिट कराया, जिस दिन मैं डिपॉजिट कराता हूँ, मैं बाय नहीं आएगा, बस इस चीज को समझ लीजिएगा, टू आएगा। हम चेक को जमा करा देते हैं और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा देते हैं, क्योंकि डेबिट साइड बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगी, क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस को डिक्रीज करेगी, ये हमें समझना है। तो मैंने तो बढ़ा दिए, मैंने तो प्लस कर दिए बैंक कॉलम में, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 आ गए, पर अभी तक वो पैसा मुझे मिला नहीं है। तो पासबुक में तो बैंक ने कोई एंट्री नहीं की है, कारण कोई भी हो सकता है, या तो क्लियर नहीं हुआ या अभी अंडर प्रोसेस है, तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। पर चेक डिपॉजिट होते ही मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया कैश बुक में, पर पासबुक में जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, तो फिर डिफरेंस आया। सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, वो अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में समझेंगे। अभी सिर्फ हम डिफरेंस समझ रहे हैं। अब डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, बैंक ने अपने आप ही डायरेक्ट काट लिया मेरे अकाउंट में से। जैसे मैंने लिखा कि बैंक ने मेरे से अपनी सर्विस देने के बैंक चार्जेस लिए और मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया। जब बैंक डेबिट करता है दैट्स मीन्स वो डिक्रीज करता है मेरे बैंक बैलेंस को, जब वो मेरे अकाउंट को क्रेडिट करता है दैट्स मीन्स वो इंक्रीज करता है। बट अगर कैश बुक की बात करें तो डेबिट साइड का मतलब इंक्रीज करना होता है और क्रेडिट साइड का मतलब डिक्रीज करना होता है। तो बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, मेरे बैंक बैलेंस कम कर दिए, मैंने तो यहाँ कोई एंट्री नहीं पास की, ये तो अभी भी नील चल रहा है। तो इस वजह से भी क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अब ये बैंक चार्जेस के अलावा बहुत सारे नामों से आ सकता है, कलेक्शन चार्जेस हो सकते हैं, इंसिडेंटल चार्जेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कोई अनपेड चेक डिडक्टेड हो गया बैंक में, वो हो सकता है, कोई स्टॉप हो गया हो, कोई बाउंस हो गया हो। तो ये बेसिक रीजंस हैं जिस वजह से बैंक मुझको क्या करता है, डायरेक्ट डेबिट करता है और मेरे तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती टाइमली, तो दिक्कत आती है। अब अगला, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में ही किसी ने जमा करा दी। जैसे सुरेश एक व्यक्ति है, हमारी पार्टी है, वो गया और कैश डिपॉजिट कराया है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, मुझे उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अब क्रेडिट होने का मतलब बढ़ना, तो कैश बुक में बढ़ेगा यहाँ से, तो यहाँ कोई एंट्री अभी तक नहीं हुई, इसलिए वो बढ़ा नहीं। तो क्या हुआ, अब देखो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ बढ़ गया बैलेंस, यहाँ नहीं बढ़ा। बेसिक रीजन उसका कारण क्या है, ये सीधा बैंक में जमा हुए और मेरी जो अकाउंटेंट जो मेंटेन कर रहे हैं मेरे अकाउंट्स को, उनको अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है। अगला, इंटरेस्ट या डिविडेंड बैंक ने मेरे बिहाफ पर कलेक्ट किया। तो ये देखिए डिविडेंड, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर थे मेरे पास, उसके अगेंस्ट डिविडेंड मुझे मिला, वो बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया। बट यहाँ मैं नहीं बढ़ा पाया क्योंकि मुझे अभी तक उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये एक बेसिक रीजन है जिस वजह से क्या होगा, मेरे दोनों अकाउंट टैली नहीं होंगे। अगली देखते हैं। अब बैंक मेरे बेस पर पेमेंट कर रहा है डायरेक्ट कस्टमर को या किसी को भी, तो जैसे LIC प्रीमियम पे कर दिया NEFT के थ्रू, ठीक है, या कहीं के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी, SI थी। अब चाहे वो टेलीफोन बिल के लिए हो, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हो, रेंट टैक्सेस किसी के लिए भी हो, जहां हमने बैंक को स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, ऑटो डेबिट फैसिलिटी उनको दे रखी है, तो अकाउंट में से मेरे अकाउंट बैलेंस तो डेबिट हो जाएगा, जैसे ये हो गया, मतलब कि कम हो गया। बट कैश बुक में वो कम नहीं होगा, रीजन उसका क्या है कि अभी तक हमें नहीं पता, इंफॉर्मेशन उसके बारे में हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से भी डिफरेंस क्रिएट होता है जब डायरेक्ट बैंक मेरे बिहाफ पर पेमेंट कर दे और मुझे उसके बारे में नॉलेज ना हो। आगे चलते हैं। अब आया कि कोई चेक जो डिपॉजिट हुआ या कोई बिल डिस्काउंटेड था वो डिसऑनर्ड हो जाए, पैसा उसका ना मिले, जो चेक डिपॉजिट हुआ उसका पैसा ना मिले, जो बिल डिस्काउंट कराया था जिसको वो पैसे देने थे वो समय पर पैसे ना दे। अब जैसे लिखा है कि बिल नंबर 5 जो है डिसऑनर्ड हो गया। एक बिल था, मैं आपको समझाता हूँ कि एक बिल था मेरे पास, BR कहते हैं उसको। वो बिल था 5,000 का, वो मेरे को 3 महीने बाद मिलने थे। अब मैंने क्या किया, 3 मंथ के बाद पैसे लेने की बजाय अपने बैंक में गया और बैंक को कहा कि भाई मुझे 5,000 दे दो और ये बिल आप रख लो। उसने कहा ठीक है हम दे देते हैं, हम आपको 4,900 पे करेंगे, आप ये बिल हमें दे दो, हम अपने आप कलेक्ट कर लेंगे।
तो बैंक ने जिस दिन ये बिल मैंने उनको दिया था डिस्काउंट कराने के लिए, बैंक ने उस दिन मुझे 4,900 रुपए दे दिए, मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिए यहाँ पर। ओह! 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर डल गए, बैंक अकाउंट में मेरे पैसे डल गए, ठीक है? अब क्या हुआ, 3 महीने बीते और बैंक जिसने ये बिल मुझे दिया था, मतलब कि जैसे मुझे बी ने दिया था, तो बैंक गया बी के पास, बी ने कह दिया मैं पैसे नहीं दे रहा, रीज़न कोई भी। तो भाई बैंक तो मेरे से पैसे चार्ज करेगा ना, तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने उसी दिन क्या किया? मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से? पूरे से करेगा, डिस्काउंट से उसको कोई मतलब नहीं, उसने क्या कर दिया? बैंक ने 5,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है? मतलब कि अपनी बुक में, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो अभी मुझे पता ही नहीं है। जैसे यहाँ 3,000 की बात है, तो बैंक ने क्या किया? वो 3,000 मेरे डेबिट कर दिए मेरे अकाउंट में, मतलब कि मेरे अकाउंट को रिड्यूस कर दिया। पर यहाँ मुझे अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बिल क्या हुआ, जो डिस्काउंट मैंने कराया था वो डिसऑनर्ड हो रहा है। सेम बात चेक डिपॉजिट की बात होती है, जो चेक मैं जमा कराऊँ और वो डिसऑनर्ड हो जाए, तो जब जिस दिन जमा हुआ 3,000 मैंने अपने अकाउंट में यहाँ बढ़ा दिए, पर वो पैसा मिला ही नहीं, तो उसकी एंट्री नहीं होगी यहाँ पर, वो एंट्री दिखेगी ही नहीं, ठीक है? क्योंकि वो डिसऑनर्ड हो गया। तो यहाँ पैसे जमा ही नहीं होंगे, यहाँ मैं 3,000 जमा करा चुका हूँ। तो डिसऑनर्ड के केस में भी फिर मुझे 3,000 यहाँ पर लिखने पड़ते हैं। ये तो रेक्टिफिकेशन है, अभी हम रेक्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहे। तो ये था जब बिल डिपॉजिट हो और चेक डिपॉजिट हो और वो डिसऑनर्ड हो जाए, या बिल डिस्काउंटेड हो और वो डिसऑनर्ड हो जाए, तो किस तरीके से काम होता है ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया। आगे चलते हैं। अब कोई एरर, किसी भी टाइप की एरर, और कोई भी कर सकता है, उसको बिज़नेस भी कर सकता है और बैंक भी कर सकता है। तो अगर ये दोनों किसी भी टाइप की एरर करें, सम टाइम जो डिफरेंस होता है वो बिटवीन टू बैलेंस, वो मे बी अकाउंटेड होता है किसी भी एरर की ऑन द पार्ट ऑफ बैंक, और ऐसे ही क्या हो सकता है ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस। दिस कोज फिर वही डिफरेंस आएगा बिटवीन बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। अब ये भी दो प्रकार की होती है एरर, एक एरर जो फर्म ने की हो, एक एरर जो बैंक ने की हो। एक एक करके समझते हैं। पहली एरर आती है फर्म की। ओमिशन, बैंक फर्म कोई एंट्री करना छोड़ दे या रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर ले किसी भी टाइप की, ठीक है? रिलेटिंग टू चेक मैंने इशू किया हो, चेक मैंने डिपॉजिट करा हो, रॉन्ग टोटलिंग करी हो, तो किसी भी टाइप की कोई भी गलती अगर फर्म के थ्रू होती है, जैसे यहाँ पर हुई कि सुरेश को पेमेंट की थी 30,000 रुपए की, ये रही, क्योंकि चेक आया, बैंक ने तो पूरे पैसे दिए जितने आपने लिखे थे, तो बैंक ने तो सही डेबिट किया हमारे अकाउंट को कितने से, 30,000 से। पर जब मैं इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने सिर्फ 3,000 किया। तो आप देखें तो डिफरेंस 27,000 का आ गया। आपका बैंक बैलेंस अकॉर्डिंग टू योर कैश बुक 27,000 ज्यादा होगा और बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग वो 27,000 डाउन होगा। रीजन क्या है कि हमने रॉन्ग अमाउंट लिख रखा है। ऐसे ही कैश बुक के जब पेज होते हैं और उन पेज का हम टोटल करते हैं तो टोटल आना चाहिए था 3 लाख और मैंने उसको सिर्फ 30,000 लिख दिया, तो ये गलती हो गई। तो ऐसी कोई भी एरर हमसे हो सकती है। कोई चेक मिला, मैंने जमा तो करा दिया बैंक में, पर यहाँ उसको लिखा ही नहीं, बैंक में वो पैसा जमा हो चुका है। तो बैंक में तो क्रेडिट हो गया है, उस बिल को, उस चेक को आपने यहाँ लिखना ही भूल गए, तो वो ओमिशन कहलाएगा। तो ऐसी गलतियां फॉर्म के थ्रू भी हो सकती हैं, तो उनको रेक्टिफाई करना जरूरी होता है। बैंक भी कभी-कभी गलती कर देता है, चांसेस कम होते हैं पर हो सकता है। कोई चेक डिपॉजिट हुआ हो, कोई रॉन्ग टोटलिंग हुई हो, किसी भी टाइप की, जब गलती किसकी तरफ से हो, बैंक की तरफ से हो, तो उसको कहा जाता है एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक। अब सुरेश को चेक दिया था 3,000 का, तो मैंने कैश बुक में दिया, वो चेक इशू किया, तो मेरा अमाउंट मैंने कम कर दिया। वो चेक सुरेश ने बैंक में प्रेजेंट भी कर दिया, बैंक ने भी कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और बैंक से गलती से वो 2 बार रिकॉर्ड हो गया, तो बैंक ने 2 बार आपका अकाउंट गलती से काट लिया। आप देखते हो ना आजकल जो एनईएफटी वगैरह करते हैं, तो कई बार क्या होता है, एनईएफटी होती नहीं है, मतलब जैसे हम एटीएम पे जाते हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ नहीं हुआ पर डेबिट हो गया, ठीक है? तो उस केस में हमारे सामने दिक्कत आती है। तो कभी-कभी गलती होती है, कभी-कभी टेक्निकल एरर भी हो जाती है, तो उस वजह से भी बैंक की तरफ से अगर कोई एरर होती है, तो अगर उस कारण को देखें हम, तो उस वजह से यहाँ तो 6,000 डेबिट हो गए, बट यहाँ एक्चुअली में जितना हुआ 3,000 वो ही हुआ।
तो यहाँ तो 3000 बैंक बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, यहाँ गलती से 3000 कम आ रहा होगा। तो इन एरर्स को सुधारना होता है, बैंक को भी नोटिफाई कराना होता है और अपनी बुक को भी सही करना होता है, सो दैट हम सही बैलेंस को रिप्रेजेंट कर सकें जब हमारे अकाउंट फाइनल बने तो। अब इसी के बेस पर ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, एनसीईआरटी से ली गई है, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप, इन सब चीजों को आप फिल करेंगे कि टाइम गैप है या एरर गैप है। एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चेक इशूड टू कस्टमर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, टाइम गैप है। चेक अमाउंटिंग टू ₹5000 इशूड टू मिस्टर XYZ, रिकॉर्ड 500 हुआ, एरर है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, टाइम गैप है। चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, टाइम गैप है। बैंक चार्जेस डेबिटेड टू द फर्म करंट अकाउंट बाय द बैंक, फिर टाइम गैप है, अभी पता नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें टाइम गैप था, एक ही जो था क्या था, एरर थी। फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। पासबुक इज ए कॉपी ऑफ डैश एज इट अपीयर इन द लेजर ऑफ द बैंक, कैश बुक की ही होती है एक तरीके से कहा जाए तो, जो बैंक अकाउंट होता है उसी का ही होता है। व्हेन मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक क्या करता है, जब पैसा विथड्रॉ करोगे तो क्या करेगा बैंक, बैंक डेबिट करता है हमारे अकाउंट को, याद रखिएगा। नॉर्मली द कैश बुक शोज ए डेबिट बैलेंस, पासबुक क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है नॉर्मली। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का मीनिंग क्या होता है कि वो डेबिट बैलेंस के साथ हो। ठीक है, if cash book balance is taking as starting point the item which make the cash book balance smaller then the passbook must be dash for the purpose of reconciliation। देखिए दोबारा से समझिए, कहा गया, कहा गया कि कैश बुक का अगर बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट माना जाए, मतलब कि अभी हम देखेंगे कई प्रकार की बनती है, अगर कैश बुक के बेस पर हम शुरू करते हैं, द आइटम्स विच मेक द कैश बुक बैलेंस कम दिखाता है पासबुक में, देन स्मॉलर देन पासबुक मस्ट बी डैश फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉन्सिलेशन। क्या कह रहे हैं कि आइटम विच मेक कैश बुक बैलेंस कम करती है, रिड्यूस कर देती है कैश बुक, जबकि बैंक ने उसको किया नहीं है, आपने कैश बुक में रिड्यूस कर रखा है, मिलाना किससे है, पासबुक से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा या कहें प्लस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं, कुछ आपके लिए छोड़ दिए गए हैं, आप एक बार जरूर रिट्राई कीजिएगा, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब अगर हम प्रिपरेशन की बात करें कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, तो सबसे पहले हमने वो सारे कोर्स ढूंढ लिए, अभी ढूंढे पीछे, तो अब हमें रिकॉन्सिलेशन करनी है। दो तरीके की रिकॉन्सिलेशन होती है, एक जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाए बिना कैश बुक बैलेंस को एडजस्ट किए, जो इस साल करंट ईयर में हमारे कोर्स में है, मतलब कि 2020 और 21 के सेशन के लिए सिर्फ यही वाला पोर्शन हमारे कोर्स में है। ये वाला जो पोर्शन है कि एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस बनाकर, ये इस साल सिर्फ 2020-21 के लिए कोर्स में नहीं है, बाकी पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो हमारा इस साल का फोकस सिर्फ ये है, जब हम क्या करेंगे, विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस हम काम करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो बैलेंस को समझना, कि किस बैलेंस को हम किस तरीके से दिखाएं और किस तरीके से उसको पढ़ें और समझें। तो कैश बुक बैलेंस की बात अगर हम करें तो दो बैलेंस मैंने आपको दिखा रखे हैं, इसको हम पॉजिटिव बैलेंस कहते हैं या कहें कि फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव या प्लस वाला बैलेंस। तो आप ये बैलेंस आपको कैश बुक की अगर बात की जाए तो डेबिट साइड में मिलेगा, ये समझना है। तो पॉजिटिव, फेवरेबल या डेबिट बैलेंस का मतलब होता है प्लस वाला बैलेंस। नेगेटिव, अनफेवरेबल एंड क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है माइनस वाला बैलेंस। ये कहाँ मिलेगा आपको, क्रेडिट साइड में मिलेगा। ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो कैश बुक में यहाँ पॉजिटिव बैलेंस होता है, यहाँ नेगेटिव बैलेंस होता है, ये समझना है। पासबुक की बात की जाए तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है या पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो जो मर्जी आप वर्ड यूज करें। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है और डेबिट बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव बैलेंस होता है, मतलब कि
आपने बैंक से ज्यादा पैसा ले रखा है, उधार ले रखा है, माइनस का बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। अब हम एक साथ कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस मैंने लिया है। कैश बुक में पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस आपको डेबिट साइड में मिलेगा, पर पासबुक की बात की जाए तो वो आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा। ये समझना है आपको सबसे पहले। अगर बैलेंस की बात बोली जाए, लिखना, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसी के ऊपर बनेगी और ये आपको देखना पड़ेगा उस समय। तो ये एक समझिए। अगर नेगेटिव है और अनफेवरेबल बैलेंस है तो कैश बुक के अंदर आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा, बट अगर पासबुक की बात करेंगे तो वो हमें आपको डेबिट साइड में मिलेगा। कौन सा बैलेंस, नेगेटिव या अनफेवरेबल। दूसरा पॉइंट जो हमें रिमेंबर करना है तो वो ये है कि 4 डिफरेंट सिचुएशन होती है जब हम बीआरएस बनाते हैं, और उन चारों को हम अलग-अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि ये डिफरेंसेस जो हैं इनको कैसे हम सही करेंगे। तो जब डेबिट बैलेंस हो, जिसको हम फेवरेबल बैलेंस भी कह रहे थे कैश बुक का, और उसको फिर हमें किससे मिलाना हो, पासबुक के बैलेंस से, एक केस। दूसरा बैलेंस जब क्रेडिट बैलेंस हो और फेवरेबल बैलेंस हो, किसके अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग। हमें पता है कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, पासबुक में फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। आया आपको पॉइंट समझ में, जो अभी मैं आपको सिखा रहा था। यहां हम कैश बुक को पासबुक से टैली कर रहे थे, यहां हम पासबुक को किससे टैली करेंगे, कैश बुक। तीसरा केस आएगा जब क्रेडिट बैलेंस हो या कहीं के अनफेवरेबल बैलेंस हो, जिसको हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, किसके अकॉर्डिंग, कैश बुक के अकॉर्डिंग, और फिर उसको किससे टैली कर रहे हो, पासबुक से। फोर्थ केस जब डेबिट बैलेंस हो पासबुक का, जिसको हम अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और उसको किससे टैली कर रहे हो, कैश बुक से, तो फोर्थ केस कहलाएगा। तो 2 केस कैश बुक में होते हैं, 2 केस पासबुक में होते हैं, फेवरेबल बैलेंस के साथ और अनफेवरेबल बैलेंस के साथ। तो मुझे आप लगता है आप समझ गए होंगे कि क्या-क्या हमें अभी प्रैक्टिकल में करना है। ये फॉर्मेट होते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के, 2 तरीके से बनती है। ये उसमें से एक एग्जांपल लिया है, जो अभी हम 4 देख रहे थे, उन 4 में से सिर्फ अभी एक लिया गया है। तो ये सिर्फ उसका एक पार्ट है, जहां बैलेंस एज पर कैश बुक को ऊपर रखकर उसको टैली किया जा रहा है बैलेंस एज पर पासबुक से। जो चीजें प्लस होनी है उनको हम इस बैलेंस में प्लस कर देंगे। देखेंगे अभी क्यों ये प्लस होते हैं, तो ये अभी सीखने की बात है, सीखेंगे प्रैक्टिकल जब करेंगे। कुछ चीजें लेस होंगी तो उनको लेस कर देंगे, अल्टीमेटली हमें वो बैलेंस मिल जाएगा जो आपके कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली कर देगा, पासबुक के बैलेंस से। तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है। दूसरा इसका एक और फॉर्मेट होता है, वो प्लस माइनस के बेस पर होता है। देखिए, बैलेंस अगर कैश बुक की बात करें तो अगर बैलेंस वर्ड यूज किया जा रहा है, दैट्स मींस वो डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट होगा तो आपको उसको नेगेटिव साइड में लिखना पड़ेगा। फिर टैली अभी भी हम एक ही सही चीज कर रहे हैं, जो 4 हमने केसेस पढ़े थे। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक के हम टैली कर रहे हैं पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से, या जो भी बैलेंस आए पासबुक। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो प्लस होंगी तो वो प्लस के कॉलम में लिखी जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो माइनस होंगी, उनको माइनस के कॉलम में लिखेंगे। अल्टीमेटली हमारा पासबुक का वो बैलेंस आ जाएगा, कैश बुक का वो बैलेंस आ जाएगा जो किससे टैली हो जाएगा, पासबुक से। इसको कहा जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाना। बनाने को हम प्रैक्टिकली समझेंगे, थ्योरेटिकली हम इसको नहीं समझ सकते। तो इतने अगली वीडियो इस पर आए, इतना इंतजार कीजिए, इतने आप एक बार थ्योरी जरूर समझिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।